नमस्कार, मैं आशुतोष अपने चैनल द नेशन मिरर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो मेरा मुद्दा है, असम राइफल्स के जवानों के प्रमुख समस्याएं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं रंजीत तिवारी जी। सर नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार आशुतोष सर। सर, हम लोगों ने इस चैनल के माध्यम से असम राइफल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा कि हमारे असम राइफल्स के जो जवान हैं वो किन किन प्रमुख समस्याओं को फेस कर रहे हैं। आप हमारे दर्शकों को जो है इसके बारे में बताएं सर। जी आशुतोष जी, ऐसा है कि आपके वीडियो के माध्यम से या और भी जो दूसरे चैनल्स हैं उनके माध्यम से काफ़ी हद तक दर्शकों को तो पता चल चुका है हमारी समस्याओं का। जो हमारे असम राइफल्स के जवान है वो तो इन समस्याओं को भुगत ही रहे हैं। जी बिल्कुल। उनका तो ये मतलब वो चाहते हैं कि ये समस्याएं जल्द से जल्द दूर हो, लेकिन जो हमारे सिविलियंस हैं, जो मीडिया के लोग हैं या वैसे लोग जो असम राइफल्स के बारे में कम जानते हैं, वो हमारी समस्याओं को नहीं जानते हैं। तो जरूरी है कि सभी लोग हमारी समस्याओं को जानें। तो मैं एक एक करके सभी समस्याओं के बारे में आपके दर्शकों को बताऊंगा। उसमें हमारे असम राइफल्स के परिवार के लोग यानी जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, रिटायर्ड सोल्जर्स हैं और उनके परिवार वाले भी शामिल हैं, और बाकी जो हम असम राइफल्स से बाहर के हैं वो भी शामिल हैं। तो सर, जैसा कि मैं पहले भी बोलता हूँ, मेरे लिए तो सबसे बड़ी समस्या है पहचान की समस्या, आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कि मैं हमेशा बोलता रहा हूँ। यानी कि कुछ लोग हमें सीएपीएफ कहते हैं, कुछ पैरामिलिट्री कहते हैं, कुछ रेगुलर आर्मी का हिस्सा समझते हैं। वास्तव में गवर्नमेंट का जो मतलब लेटर्स है या ऑर्डर्स है वो खुद में ही क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट कई जगह में सीएपीएफ के तौर पे शो करती है, कई जगह पैरामिलिट्री कहती है, कई जगह हमें इंडियन आर्मी का हिस्सा शो करती है। तो गवर्नमेंट तो खुद ही क्लियर नहीं है। बिल्कुल। तो फिर आम जनता कहाँ से क्लियर होगी? क्योंकि गवर्नमेंट क्लियर नहीं है, इसलिए मीडिया भी क्लियर नहीं है। और जो बड़े बड़े सेना के उच्चाधिकारी हैं, जो हायर ऑफिसर है, वो भी क्लियर नहीं है। तो पहचान का संकट है। लेकिन वास्तव में हम क्या है? हम आर्मी का ही हिस्सा है, ऑपरेशनल कमांड हमारा आर्मी का है, आर्मी के लिए काम कर रहे हैं, बट हमें जो मतलब मिलना चाहिए फैसिलिटीज वो हमें सीएपीएफ का मिल रहा है। तो एक है पहचान का संकट। दूसरा चीज़ क्या है कि पहले भी आपके यही वीडियो में या दूसरे भी कई मतलब वीडियोज़ में दूसरे चैनल के ऊपर मैंने डिस्कस किया है पीस पोस्टिंग। तो हमारा कोई पीस पोस्टिंग नहीं है। भर्ती से लेकर के पेंशन जाने तक यानी रिटायरमेंट तक हमने फील्ड में ही रहना है। बिल्कुल। तो ये एक दूसरी समस्या है। तीसरी समस्या मेरे नज़र में है एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे। हम एक्टिव मिलिट्री ड्यूटी कर रहे हैं, फील्ड एरिया में रह के एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के वेरियस स्टेट में, मणिपुर, नागालैंड जैसे मतलब डिफिकल्ट स्टेट में, और अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा जम्मू कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी, दोनों जगह हमारी प्रेजेंस है और वहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमें मिलिट्री सर्विस पे नहीं मिल रहा है। हमें जो ऑफिसर कमांड कर रहे हैं उनको तो मिलिट्री सर्विस पे मिल रहा है, बट हमारे जो पीवीओआर हैं, पीवीओआर मीन्स पर्सनल विलो ऑफिसर रैंक, यानी राइफलमैन से लेकर सूबेदार मेजर तक, प्लस हमारे साथ इंक्लूड है एआर कैडर ऑफिसर्स, उनको भी एमएसपी नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक समस्या है। जो हमारे एक्स सर्विसमैन है, जो मतलब पेंशन आने के बाद जैसे मैं हूँ, उन्हें एक्स सर्विसमैन की बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, वो भी हमने कोर्ट केस करके लिया हुआ है या जैसे भी मतलब आवाज़ उठा के लिया हुआ है, गवर्नमेंट ने खुद नहीं दिया है। तो मैक्सिमम फैसिलिटीज़ एक्स सर्विसमैन की हमें आज भी नहीं मिल रही है, जो कि मिलना चाहिए। इससे हमारा सर्विंग सोल्जर्स का भी और जो एक्स सर्विसमैन है उनका भी मोरल इफेक्ट होता है। तीसरी चीज़ है, सबसे बड़ा चीज़, 1 रैंक 1 पेंशन। इस 1 रैंक 1 पेंशन का जो सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है, पूरी डिफेंस फोर्सेज में लागू है और हम भी डिफेंस के अंडर में काम कर रहे हैं, बट हमारे लिए लागू नहीं है, जिससे कि जो भी एक्स सर्विसमैन है उनका पेंशन कम हो जाता है। उसके बाद उससे भी बड़ी समस्या, जो हमारे सर्विंग पर्सन है जो 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, उनको ओपीएस लागू नहीं है, उनको एनपीएस लागू है, नेशनल पेंशन सिस्टम। अब तो गवर्नमेंट ने उनको मतलब ऑप्शन दिया है, ऑप्शन जो दिया है यूपीएस का, वो यूपीएस तो एनपीएस से भी बकवास है। जी बिल्कुल। और मेरा ये मानना है, मेरा क्या सबका मानना है कि हम तो सिविलियन है नहीं, 24 आवर हम एक्टिव फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं। एक बार अगर पेट्रोलिंग में निकले या एम्बुश में निकले या किसी भी ऑपरेशन में निकले तो 24 घंटा कौन पूछे, 48 घंटे, 72 घंटे, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन हो सकता है। लॉन्ग रूट पेट्रोलिंग में अगर निकले तो हफ्ता भर, 10 दिन भी हो सकता है। निश्चित नहीं है वो, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। उसमें हमने बारिश का भी सामना करना है, खराब मौसम का सामना करना है, जोक का सामना करना है, मतलब हर प्रकार की डिफिकल्टीज का सामना करना है। और दुश्मन का या मिलिटेंट का सामना, इंसर्जेंट का सामना करना है, वो तो है ही है, वो तो है ही है। बिल्कुल। अब हम कोई ऑफिस में काम करने वाले चपरासी, क्लर्क, हेड क्लर्क या ऑफिसर तो है नहीं कि हम अपना एक फिक्स टाइम में ऑफिस आएंगे और फिक्स टाइम में ऑफिस जाएंगे। हमारा कोई टाइमिंग नहीं है अगर हम ऑपरेशनल मोड में हैं तो। बटालियन के अंदर भी हैं तब भी हम मतलब सुबह से लेकर रात तक दिन भर मतलब कहीं ना कहीं एंगेज है।
लेकिन रूटीन वर्क में तो कम ही लोग हैं, बाकी तो फील्ड एरिया में तो ऑपरेशंस में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ऑपरेशंस में जो है वो ठीक है, जो नफरी ऑपरेशंस में नहीं है वो ट्रेनिंग कर रही है। ट्रेनिंग किस लिए? ताकि हम अपने ऑपरेशंस को अच्छे से अंजाम दे सके, क्योंकि जब हम ट्रेनिंग अच्छे से करेंगे तभी हम ऑपरेशन में अच्छा कर सकते हैं और हमारी कैजुअलिटी भी कम से कम होगी। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने इस चीज़ को तो समझ लिया, एक्स सर्विसमैन फैसिलिटी नहीं है। अब उससे भी बड़ी बात जो हमारा प्रमोशन का अपॉर्चुनिटीज़ है, आर्मी का जो इन्फेंट्री रेजिमेंट है उनके मुकाबले भी कम है और जो सीएपीएफ है उनके मुकाबले भी कम है। दोनों के मुकाबले कम है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमें सीएपीएफ से ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, हमें सीएसटी मिल रहा है, ईसीएचएस की फैसिलिटी मिल रहा है। ठीक है, मिल रहा है, बट कई फैसिलिटी हमें वो भी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही जो सीएपीएफ को मिलता है। रेगुलर इन्फेंट्री की या जो रेगुलर आर्मी की है उसकी बात ही अलग है, तो वो भी हमें नहीं मिल पा रहा है। और उससे भी बड़ी दिक्कत है जो हमारे ट्रेड्समैन भाई हैं, जो फॉलोअर्स ट्रेड हैं, उनका तो प्रमोशन ही नहीं है। अभी बीच में बात चला है, हमारे जो डीजी साहब हैं, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा साहब, बहुत अच्छे डीजी साहब हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे एक पहले डीजी साहब आए थे, फर्स्ट डीजी लेफ्टिनेंट जनरल रैंक में, लेफ्टिनेंट जनरल सुशील कुमार साहब। वो सिपाही से इतने ऊंचे रैंक पे गए थे, पहले वो सिपाही थे। उन्होंने हमारे दुख दर्द को समझा था और बहुत कुछ सहूलियतें दी थी, बट उनकी दी हुई सहूलियतें भी धीरे धीरे कम हो गई। अब एडीजी साहब आए हैं, उन्होंने बोला कि ट्रेडमैन को भी प्रमोशन मिलेगा, बट अभी तक लागू नहीं हुआ, शायद नहीं हो पाया है, क्योंकि मैं अभी अपडेट नहीं हूँ। जहां तक मैं जानता हूं कि अभी तक लागू नहीं हो पाया है, लेकिन इसके लिए कोशिश जारी है। और ये ट्रेडमैन भी हमारी फौज के लिए जरूरी है। जिस प्रकार एक जीडी का सोल्जर मतलब फाइट कर रहा है, लड़ रहा है इनेमी से या मिलिटेंट से, इंसर्जेंट्स से, तो उसके लिए जो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का काम है ट्रेडमैन करते हैं। और ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं करते, कई बार नहीं, मैक्सिमम कैंप की सिक्योरिटी यही करते हैं। जो एक्चुअल फाइटिंग सोल्जर है, जीडी सोल्जर है, वो तो बाहर ऑपरेशन में चला जाता है। कैंप का असली प्रोटेक्शन तो ये ट्रेड्समैन ही करते हैं, क्योंकि वो अपना ट्रेड वर्क करके भी वो फिर मतलब बुलेट प्रूफ हथियार, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट लगा के, हेलमेट लगा के बंकर्स में वो ड्यूटी कर रहे हैं। लेकिन सीएपीएफ में वो ड्यूटी नहीं करते हैं। ट्रेडमैन सिर्फ अपना ट्रेड वर्क करता है, बट असम राइफल में ट्रेडमैन सारी ड्यूटीज करता है और उसे फैसिलिटीज कम मिलती है। तो ट्रेडमैन के बारे में तो कोई बोलता ही नहीं है, और गवर्नमेंट का भी इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं है। तो ऐसा है। और एक और प्रॉब्लम, लो मेडिकल कैटेगरी। लो मेडिकल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि आप मतलब किसी न किसी कारण से, किसी न किसी कोई बीमारी है आपके पास, या आप फौज की हर प्रकार की ड्यूटी के लिए फिट नहीं है, तो आपका कैटेगरी डाउन कर दिया जाता है, या किसी ऑपरेशन में भी आप नहीं जा सकते हैं। कैटेगरी भी अलग अलग किस्म की होती है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, उस पर मैं उतना बात नहीं करूंगा। कैटेगरी भी दो प्रकार की हो जाती है। एक तो आप मतलब फौज की ड्यूटी करते हुए कैटेगरी हुए, दूसरा आप खुद की वजह से हुए, घर में आया आप, बाइक एक्सीडेंट हो गया आपका, उसमें भी कैटेगरी हुए। बट आपने फौज के काम में, फौज की ड्यूटी करते हुए आप कैटेगरी नहीं हुए। दूसरा है कि आप फौज का काम करते हुए आपको गोली लगी, आप इंजर्ड हो गए, या रोड एक्सीडेंट हो गया आपका, व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हुआ, या कहीं एवलांच हुआ, आप बर्फ में दब गए, या कहीं लैंडस्लाइड हुआ, कुछ भी इस प्रकार का हादसा हुआ, या कहीं आप पेट्रोलिंग में ही चल रहे थे, गोली नहीं लगी आपको, आप फिसल करके कहीं खाई में गिर गए, इस प्रकार के हादसे हुए, तो एक तो ड्यूटी के दौरान हुआ ना। जी बिल्कुल। तो इस प्रकार से जो जवान कैटेगरी हो जाते थे, तो एक अफवाह उड़ाया गया था। अब किसने उड़ाया था, क्यों उड़ाया था, वो मैं नहीं बोलूंगा। उनको ये बोला जाता था कि अगर आप मेडिकल कैटेगरी हो तो अपने आप को फिट करना है, यानी सेप वन करना, तो सेप वन करके अपने आप को जाना है, यानी कि मेडिकल कैटेगरी नहीं होना है। अगर आप मेडिकल कैटेगरी होते हैं तो आपका जो पेमेंट बनता है, आपका जो लमसम अमाउंट बन रहा है, उसमें से गवर्नमेंट काट लेगी, यानी रिकॉर्ड ऑफिस आपका कुछ काट लेगा। इसलिए जवान लोग डर जाते थे, और जो मतलब लड़ाई के दौरान भी, ऑपरेशन में भी, या ड्यूटी के दौरान भी कैटेगरी हुआ है, वो अपने आप को फिट करवाता था जी। और उसके डॉक्यूमेंट्स में, पेंशन डॉक्यूमेंट्स में उसको मेडिकली फिट लिखा जाता था। इसकी वजह से उसको मतलब जो बेनिफिट मिलना चाहिए नहीं मिल पाता था। क्या बेनिफिट मिलना चाहिए? एक होता है मेडिकल बोर्ड आउट। अगर आप डिसेबल हो गए हैं, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है, यानी विकलांगता पेंशन मिलता है, जो कि आर्मी में भी मतलब अब सरकार चाह रही है कि उसको कुछ कम कर दिया जाए, बट सरकार चाह के भी उसको मतलब कम नहीं कर सकती है। लेकिन असम राइफल में तो अफवाह उड़ा करके लागू था, में उस वक्त भी लागू था, लेकिन अफवाह उड़ा करके जवानों को इस प्रकार से कर दिया गया। सब जवान मतलब कैटेगरी होते हुए भी पेंशन जाते थे, तो उनके डॉक्यूमेंट में मतलब फिट लिखा जाता था उनको, यानी मेडिकल कैटेगरी नहीं शो किया जाता था, उनको फिट शो किया जाता था। ऐसा होता था ताकि सरकार का खर्चा कम हो जाए, उसको मेडिकल जवान को मेडिकल पेंशन ना देना पड़े। तो कुछ जो हिम्मत रखने वाले जवान है हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, वहाँ से डिसीजन मिला कि असम राइफल के जवानों को भी मेडिकल बोर्ड आउट होना चाहिए, और अगर वो कैटेगरी पर्सन है तो उनको उनके मतलब जितना डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से डिसेबिलिटी पेंशन उनको मिलना चाहिए। तो अब डिसेबिलिटी बोर्ड बना है, उनका डिसेबिलिटी तय किया गया है, बट अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, जो सरकार ने खुद नहीं दिया।
इसके लिए भी किसी को कोर्ट में जाना पड़ा। तो एक एक फैसिलिटी के लिए हम कोर्ट में जाते रहे, कब तक होगा? एक मतलब कोर्ट में गए तो ECHS मिला, आवाज़ उठाया तो CSD की फैसिलिटी मिली, कोर्ट में आवाज़ उठाया तो ये मतलब मेडिकल मतलब जो बोर्ड है वो बनना शुरू हुआ। तो कितने मुद्दों के लिए हम आवाज़ उठाएं, कितने मुद्दों के लिए हम कोर्ट में जाएं। इसी प्रकार से और चीज़ हमारा RT जैसी होता है। RT का मतलब होता है रिलीजियस टीचर, धार्मिक शिक्षक, धर्म शिक्षक। जैसे कि हमारे पंडित जी हो गए, ये लोग भर्ती होते हैं धर्म के हिसाब से, जहाँ जिसकी जितनी संख्या वहाँ पे ये लोग RT जैसी होते हैं। तो ये नायब सूबेदार में भर्ती होते हैं। आर्मी में क्या है कि रेगुलर आर्मी में नायब सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार, मेजर, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरेरी कैप्टन से रिटायर्ड होते हैं। बट मैक्सिमम लोग असम राइफल में नायब सूबेदार से ही रिटायर्ड होते हैं। कोई कोई इक्का दुक्का RT जैसी सूबेदार बन जाता है, इनका भी प्रमोशन नहीं है। इंजीनियर जैसे हमारा अलग से भर्ती होता है, इनका भी प्रमोशन का यही हाल है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं। और सबसे ज़्यादा परेशान है हमारा जो GD का जमाना है। GD यानी जो सोल्जर GD है, जो कि हर ऑपरेशन कर रहा है, हर लड़ाई लड़ रहा है, कोर्सेज कर रहा है, बटालियन में एडमिनिस्ट्रेशन का भी काम कर रहा है, ऑफिस में भी काम कर रहा है, हर चीज़ संभाल रहा है। तो ये जो GD का जमाना किसी भी फौज की रीढ़ है। जैसे आप खड़े हैं ना, तो आपको खड़े होने के लिए बैठे भी हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी जो है, बिल्कुल, जो आपकी बैकबोन है, वही किसी भी फौज में जो GD का सोल्जर है वो किसी भी फौज का बैकबोन है। उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी को है। तो ये चीज़ है सर। एक और प्रमुख समस्या है आशुतोष जी, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की कमी। जी